हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रविकांत दुबे, ज्ञान की नगरी काशी से। मेरे जी का प्रणाम बच्चों। तो आज हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट सेकंड में डायहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ेंगे, टेस्ट क्रॉस को पढ़ेंगे, बैक क्रॉस को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जेनेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उन सब को समझा था। तो उसी में हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, ये बैक क्रॉस क्या होता है। जब हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस हो रहा है, कैसे एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव होता है। लेकिन ये तो हम लोग जानते थे, तो हम लोगों ने बता दिया कि ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस है, तो ये हेट्रोजाइगस टॉल है, ये होमोजाइगस टॉल है, ये हम लोग जानते थे। लेकिन मेंडल के समय में मेंडल ने सारे एक्सपेरिमेंट खुद परफॉर्म किए, तो मेंडल के समय सारी चीज़ें सब नहीं पता थी। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जानने के लिए कि फिनोटाइप जो जीनोटाइप हमारा डोमिनेंट जो है, पीछे जो हम लोग का टॉल है या डॉर्फ है, उसका जीनोटाइप क्या है, तो उसको जानने के लिए बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस को यूज़ किया गया। तो पहले बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है ये समझिएगा। जब हम लोग हाइब्रिड को किसी भी पेरेंट से क्रॉस करा देते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब हाइब्रिड को किसी भी पेरेंट से क्रॉस करा देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, बैक क्रॉस। वापस से पेरेंट से क्रॉस कराना तो बैक क्रॉस हो गया। और ये दूसरा क्या है, टेस्ट क्रॉस। हम लोग क्रॉस कराते हैं डोमिनेंट फिनोटाइप का किसी भी रिसेसिव इंडिविजुअल से, डोमिनेंट का क्रॉस कराना, ये कहलाता है आपका टेस्ट क्रॉस। ये आपके एग्जाम में कई बार एज इट इज पूछ लिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्ट क्रॉस। ये टेस्ट क्रॉस क्या होता है ये पूछ लिया जाता है, तो टेस्ट क्रॉस को याद रखेंगे। देखिए बच्चों, ये हाइब्रिड है, कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड है और स्मॉल टी रिसेसिव है। देखिए, और ये कैपिटल टी ये भी, ये दोनों इधर हाइब्रिड दिया गया है। तो अगर हम लोग डोमिनेंट फिनोटाइप को रिसेसिव से क्रॉस करा दे तो ये हमारा क्या रहेगा, टेस्ट क्रॉस। तो लेकिन आप ध्यान देंगे, जब भी इसका क्रॉस कराएंगे तो आप देखेंगे तो आपको जो फिनोटिपिक रेशियो होगा और जीनोटिपिक रेशियो दोनों 1:1 ही आएगा। अभी हम लोग आगे देखेंगे कैसे। फिलहाल देखिए, आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटिपिक रेशियो है और जीनोटिपिक रेशियो ये 1:1 आता है। अब इसको ध्यान रखेंगे, जैसे ये देख हाइब्रिड है, इसका यहाँ क्रॉस कराया गया तो आपको 1:1 का रेशियो मिलेगा। तो बात आती है टेस्ट क्रॉस की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर टेस्ट क्रॉस क्यों कराया जाता है, इसको देखिएगा। तो टेस्ट क्रॉस की ज़रूरत होती है हमको अननोन जीनोटाइप जानने के लिए, कि जो हमारा, कि अगर कोई हमको प्लांट है उसका जीनोटाइप क्या है वो नहीं पता चल पाता, उसको जानने के लिए हमको टेस्ट क्रॉस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको ध्यान रखेंगे। आइए पहचानते हैं हम लोग कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए ये इधर आपका स्मॉल डब्ल्यू होमोजाइगस रिसेसिव है, और ये आपका कैपिटल डब्ल्यू क्या है, जीनोटाइप है अननोन प्लांट का, लेकिन डोमिनेंट है, ये हमको पता है। ये डोमिनेंट है जो कि आपका पर्पल है, और ये रिसेसिव है, ये वाइट है। हमको अभी ये नहीं पता, आप ऐसा मान के चलिए ये पता नहीं आपको ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, ये हमको नहीं पता है। तो अगर हम इसका रिसेसिव से जब भी क्रॉस कराएंगे, रिसेसिव से क्रॉस कराने के बाद अगर सारे पर्पल आ जाए, मतलब सारे डोमिनेंट आ जाएं, तो हमको पता चल जाएगा कि ये वाला जो फ्लावर है ये डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट था। क्यों? क्योंकि एक जीन इसका आएगा और एक जीन इसका आएगा, मतलब एक डोमिनेंट का जीन आएगा, एक रिसेसिव का आएगा, तो एक्सप्रेस हमेशा क्या कौन होगा, डोमिनेंट वाला होगा। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा डोमिनेंट है। अगर ये तो आपको यहाँ दिया गया है, लेकिन मान लीजिए आपको पता नहीं होता, आप रिसेसिव से क्रॉस कराते तो डोमिनेंट वाला एक जीन सब में जाएगा। जब डोमिनेंट वाला एक जीन सब में जाएगा तो सारे क्या हो जाएंगे, सारे एक्सप्रेस हो जाएंगे, मतलब सारे पर्पल करके हो जाएंगे। अब इस केस में देखिए, ये देखिए हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस का आपने क्रॉस कराया किससे, रिसेसिव से। हेट्रोजाइगस का जैसे रिसेसिव से क्रॉस कराया तो एक तो डोमिनेंट में जाएगा आधा, लेकिन आधा तो रिसेसिव वाला भी जाएगा, मतलब यहाँ रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों वाले कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं, मतलब पर्पल और यहाँ पे वाइट दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो इससे क्लियर हो रहा है कि इस वाले में कहीं ना कहीं रिसेसिव वाला जीन था, तभी यहाँ पे रिसेसिव से क्रॉस कराने पर एक्सप्रेस हो रहा है, और इस वाले में कोई रिसेसिव वाला जीन नहीं था, जो भी आया था इधर से आया था, तो सिर्फ यही एक्सप्रेस हुआ। मतलब टेस्ट क्रॉस का पर्पस क्या है कि अननोन प्लांट है वो डोमिनेंट है, लेकिन उसका वो प्योर डोमिनेंट है या इम्प्योर डोमिनेंट है, मतलब होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, इसका पता लगाने के लिए टेस्ट क्रॉस करते थे। मतलब टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आपके सामने ये आपका क्रॉस है, आप देख लीजिएगा,
देखिए जरा, तो मेंडल ने क्या कंडक्टेड टेस्ट टू डिटरमाइन द F2 जनरेशन जीनोटाइप, F2 का जीनोटाइप पता करने के लिए मेंडल ने टेस्ट क्रॉस करवाया था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि टेस्ट क्रॉस की जरूरत क्यों पड़ती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अब मेंडल के फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस पे चलते हैं। मेंडल का फर्स्ट लॉ जो डोमिनेंट था, उन्होंने बोला कि जो कैरेक्टर हो कंट्रोल होते हैं डिस्क्रीट यूनिट से, जिसको बोलते हैं फैक्टर, जिसको अब हम लोग जीन कहते हैं, इसको फैक्टर बोल रहे हैं। तो कैरेक्टर जो कंट्रोल होता है डिस्क्रीट यूनिट से कंट्रोल होता है, जिसको फैक्टर बोलते हैं, और फैक्टर हमेशा पेयर में होते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस का और रूल था ये, उन्होंने बताया कि जो कैरेक्टर होते हैं वो डिस्क्रीट यूनिट के फॉर्म में होते हैं, जिसको फैक्टर बोलते हैं, और फैक्टर हमेशा पेयर में होते हैं। ठीक है, और बोले कि जो सिमिलर टाइप के फैक्टर होते हैं एक साथ आते हैं तो डोमिनेंट होते हैं, और डिसिमिलर टाइप के आएंगे वो भी डोमिनेंट होंगे, लेकिन जो डोमिनेंट होगा वो एक्सप्रेस करेगा, जो रेसेसिव होगा वो सप्रेस हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, तो बोले कि जो डिसिमिलर फैक्टर पेयर के फैक्टर होते हैं जिसमें एक डोमिनेंट होगा और दूसरा रेसेसिव होगा, डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस करेगा और रेसेसिव वाला सप्रेस हो जाएगा। उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया कि ये फैक्टर है आपका डिस्क्रीट यूनिट के फॉर्म में है, ये पेयर के फॉर्म में है, ये डिसिमिलर है, तो एक फैक्टर डोमिनेंट होगा दूसरा रेसेसिव होगा। ये सिमिलर फैक्टर, ये भी सिमिलर फैक्टर, ये डिसिमिलर फैक्टर, ये डोमिनेंट, ये रेसेसिव, जो डोमिनेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, आइए बच्चे ये डोमिनेंट्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट और रेसेसिव का कॉन्सेप्ट क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे आपको बच्चों टर्म दिया है एक नॉर्मल या अनमॉडिफाइड या फंक्शनल एलील। नॉर्मल एलील उसी को अनमॉडिफाइड एलील या उसी को फंक्शनल एलील कहते हैं, और दूसरा है मॉडिफाइड एलील, जिसको कहते हैं, जो मॉडिफाइड एलील है, जो कि नॉर्मल एलील में आफ्टर म्यूटेशन जो चेंजेस आते हैं उसको बोलते हैं मॉडिफाइड एलील। तो अनमॉडिफाइड एलील की खासियत क्या है? अनमॉडिफाइड एलील में आप वहाँ डीएनए से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, और वो प्रोटीन सबस्ट्रेट के ऊपर काम करके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, और नॉर्मल एलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, लेकिन अनमॉडिफाइड एलील के केस के बात करें तो वहाँ 3 कंडीशन बनती है। अनमॉडिफाइड एलील में पहला कंडीशन है जब नॉर्मल एंजाइम बने या लेस एफिशिएंट एंजाइम बने। नॉर्मल एंजाइम बनने का मतलब अगर नॉर्मल एलील का जीन है मतलब डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन क्या होगा? एंजाइम या तो नॉर्मल बनाएगा, मतलब प्रोटीन जो बनेगा वो तो एंजाइम नॉर्मल होगा या तो लेस एफिशिएंट होगा। चाहे नॉर्मल हो चाहे लेस एफिशिएंट हो, एंजाइम बना, अगर एंजाइम बना तो वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। भले वो प्रोडक्ट अच्छा ना बने लेकिन प्रोडक्ट तो बनेगा। मतलब नॉर्मल एंजाइम मॉडिफाइड एलील के इक्वल हो सकता है एक केस में, जब या तो जो मॉडिफाइड एलील है वो तो या तो एफिशिएंट एंजाइम, लेस एफिशिएंट एंजाइम को प्रोड्यूस करे, या तो नॉर्मल एंजाइम केस को प्रोड्यूस करे। दूसरा केस है नॉन फंक्शनल एंजाइम। मॉडिफाइड एलील अनमॉडिफाइड एलील के इक्वल नहीं होगा जब हमारा मॉडिफाइड एलील एंजाइम तो बनाए, डीएनए से एमआरएनए बने, एमआरएनए से प्रोटीन बने, प्रोटीन एक एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है, वो एंजाइम फंक्शनल ही ना हो, किसी काम का नहीं हो। जब वही किसी काम का नहीं होगा तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो मॉडिफाइड एलील नॉन मॉडिफाइड एलील के इक्वल नहीं रह जाएगा। तो तीसरा केस है एंजाइम ही ना बने, डीएनए से एमआरएनए तो बना, एमआरएनए से प्रोटीन बना, और प्रोटीन क्या बनाया? एंजाइम बनाया। मतलब प्रोटीन जो है वो एंजाइम का बना हुआ है, लेकिन वो प्रोटीन बने ही ना, डीएनए से एमआरएनए बने, एमआरएनए से प्रोटीन ही ना बने। तो प्रोटीन नहीं बनने का मतलब एंजाइम नहीं बना। जब एंजाइम ही नहीं बना तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, अभी भी मॉडिफाइड एलील इज नॉट इक्वल टू अनमॉडिफाइड एलील हो गया। तो ध्यान रखेंगे ये जो दोनों केसेस हैं, ये जो दोनों केस हैं, इन दिस केसेस द फिनोटाइप डिपेंड ओनली ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड एलील। तो दोनों केस में जो फिनोटाइप होता है अनमॉडिफाइड एलील के फंक्शन पे काम करेगा, मॉडिफाइड एलील जो होगा वो रिसेसिव फॉर्म में होगा। क्योंकि ध्यान रखेंगे जनरल केस में जो मॉडिफाइड एलील अनमॉडिफाइड एलील होता है वो डोमिनेंट होता है और मॉडिफाइड एलील रिसेसिव होता है।
कि रेसेसिव केस का कब है, जब एंजाइम नॉन फंक्शनल हो या एंजाइम बने ही ना। जब एंजाइम नॉन फंक्शनल होगा या एंजाइम नहीं बनेगा तो उस केस में सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा तो जीन एक्सप्रेस ही नहीं होगा, और जीन एक्सप्रेस नहीं होगा तो जो नॉर्मल एंजाइम होगा वो जो मॉडिफाइड एलील होगा वो रेसेसिव की तरह काम करेगा। लेकिन अनमॉडिफाइड एलील हमेशा एंजाइम बनेगा, जब हमेशा एंजाइम बन रहा है तो हमेशा डोमिनेंट की तरह काम करेगा। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि इन दोनों केस में जो अनमॉडिफाइड एलील होता है वो डोमिनेंट हो जाता है और मॉडिफाइड एलील रेसेसिव हो जाता है। रेसेसिव क्यों होता है? क्योंकि तो एंजाइम या तो नहीं बनता है या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनता है। इसको आप समझेंगे, आपकी बुक में भी दिया गया है और यहाँ बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं। तो डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया। अनमॉडिफाइड एलील काम करे ठीक से, अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड एलील जब ये दोनों कंडीशन बना दे तो ये वाला डोमिनेंट का केस आ जाएगा और ये दोनों रेसेसिव के केस आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम लोग समझते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस को। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? क्रॉस जब बिटवीन दो पेरेंट के बीच में होते हैं और दोनों के पास दो पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? डाइहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करें, जब दो पेरेंट डिफरेंट टाइप के हों और दोनों के पास दो पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने पी प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस लिया था। यहाँ राउंड शेप्ड है, येलो कलर सीड है, रिंकल शेप्ड और ग्रीन कलर सीड है। तो ध्यान रखेंगे, पहला कंडीशन उन्होंने लिया राउंड शेप्ड और येलो कलर का सीड, और दूसरा रिंकल शेप्ड और ग्रीन कलर का सीड। राउंड शेप्ड का मतलब देखिए जरा, राउंड शेप डोमिनेंट होता है और रिंकल्ड क्या होता है? रिंकल्ड जो होता है, रिंकल्ड रेसेसिव होता है। तो डोमिनेंट का रेसेसिव का एक कैरेक्टर और दूसरा येलो कलर का सीड और ये ग्रीन कलर का सीड। जो येलो कलर का सीड होता है वो डोमिनेंट होता है और जो ग्रीन कलर का सीड होता है वो भी रेसेसिव होता है। तो ध्यान से देखेंगे जरा, तो उन्होंने इन दोनों जो मेंडल के 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे उनमें दो कैरेक्टर को एक साथ लिया। तो दो कैरेक्टर को एक साथ ले रहे हैं तो ये डाइहाइब्रिड क्रॉस का कंडीशन बनता है। तो आप पहले एक छोटी सी बात को समझ लेंगे कि कोई भी सीड राउंड क्यों है, कोई भी सीड रिंकल्ड क्यों है। अगर कोई भी सीड है, सीड में आपके स्टार्च स्टोर जितना अच्छा होगा वो सीड उतना ही राउंड होगा, और स्टार्च का फॉर्मेशन जितना कम होगा वो रिंकल होता है। तो स्टार्च कब अच्छे से बनता है? तो एक एंजाइम होता है जिसका नाम है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। अगर वो एंजाइम प्रॉपर्ली बनता है तो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम प्रेजेंट है तो स्टार्च प्रॉपर बनेगा। स्टार्च प्रॉपर बनेगा तो सीड क्या हो जाएगा? राउंड हो जाएगा। दूसरा केस क्या है? जब स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम नहीं हो, जब स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम नहीं होगा तो स्टार्च प्रॉपर नहीं बनेगा। स्टार्च प्रॉपर नहीं बनेगा तो सीड कैसा हो जाएगा? रिंकल हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। तो आर आर वाई वाई, तो राउंड के लिए आर आर और वाई वाई क्या है? येलो कलर के लिए। दूसरा है रिंकल्ड, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, और दूसरा है ग्रीन कलर जिसमें स्मॉल वाई है। तो आपका राउंड शेप्ड येलो कलर को रिंकल्ड और ग्रीन के साथ क्रॉस कराया जाएगा तो आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस है। तो इसको ध्यान रखिए। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए ये पेरेंट हैं जो होमोजाइगस राउंड येलो हैं और ये होमोजाइगस रिंकल ग्रीन है। तो अब इसमें जब गैमीट बनाएंगे तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई यहाँ से लेंगे और स्मॉल आर वाई वहाँ यहाँ से लेंगे। जब दोनों को फ्यूज़ कराया जाएगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा, जो कि हेट्रोजाइगस राउंड येलो है। ध्यान देंगे, ये होमोजाइगस राउंड येलो है लेकिन ये कॉम्बिनेशन के बाद ये हेट्रोजाइगस राउंड येलो है। तो उस केस में देखिए अब इन दोनों की सेल्फिंग कराई जा रही है। तो यहाँ 4 तरह गैमेट बन रहे हैं, कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब इन दोनों का जब सेल्फिंग कराया गया गैमेट बना के, तो आप लोग को याद होगा, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, तो उसी को हम लोग थोड़ा रिकॉल करते हैं लेकिन थोड़ा सा दूसरे ढंग से, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग और समझेंगे। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे यूनिट स्क्वायर है, यहाँ पे जब क्रॉस कराया गया F2 जनरेशन में तो कुछ ऐसा कंडीशन बन रहा है। तो ऊपर इस तरह से अरेंज किया गया जो गैमेट बनाया गया, और इधर कुछ इस तरह से अरेंज किया गया जो गैमेट बनाया गया। इसका इसके साथ गया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये इसके साथ गया तो ये कंडीशन बना, ये इसके साथ गया तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर जब ये फिर इसके साथ गया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये कंडीशन बन रही है। फिर वैसे ये इसके साथ जा रहा है, तो टोटल 16 कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो आपको टाइप्स ऑफ फिनोटाइप जानना है
और टाइप्स ऑफ जीनोटाइप जानना है और कितने जाइगोटिक कॉम्बिनेशन हो तो उसके फॉर्मूले होते हैं। टाइप्स ऑफ फिनोटाइप का फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n, तो मतलब अगर जितने हेटेरोजाइगस कंडीशन है उसके हिसाब से देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा था कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, इसी की सेल्फिंग कराई गई थी। एक बार पीछे आएंगे हम लोग जरा, इसी की सेल्फिंग कराई गई। तो हमसे अगर यहाँ पूछा जाए फॉर्मूला 2 टू द पावर n करके कि कितने नंबर ऑफ आपके फिनोटाइप बनेंगे, तो 2 टू पावर 2 आएगा। तो फिनोटाइप टोटल 4 तरह का आता है 2 टू द पावर 2 करेंगे तो, क्योंकि हेटेरोजाइगस का n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। अगर आप टाइप्स ऑफ जीनोटाइप पूछा जाए तो 3 टू द पावर n करेंगे, और n क्या है आपका, n है हेटेरोजाइगस पेयर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 टाइप के जीनोटाइप आएंगे। और पूछा जाए कितने टाइप के जाइगोट बनेंगे तो आप 4 टू द पावर n करेंगे। ध्यान सुनेंगे, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप के लिए 2 टू द पावर n, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप के लिए 3 टू द पावर n, एंड टाइप्स ऑफ जाइगोट के लिए 4 टू द पावर n का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग 2 टू द पावर n करेंगे मतलब 2 टू पावर 2 हो जाएगा, तो 4 टाइप का आपका फिनोटाइप आएगा। अगर 3 टू द पावर n करेंगे, 3 का स्क्वायर मतलब 3 टू द पावर 3 का स्क्वायर होगा तो मतलब 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 9 टाइप के जीनोटाइप आएंगे। और 4 टू द पावर 2 आ जाएगा, मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 टाइप के आपके जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो वही आगे देखते हैं हम लोग। इस क्रॉस में आप देखिए टोटल जाइगोट कितने बन रहा है, 16 टाइप के बन गए। फिनोटाइप देखिए 4 तरह के बन रहा है, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, 4 तरह के फिनोटाइप बने। ठीक है, और जीनोटाइप देखेंगे, जीनोटाइप टोटल 9 टाइप के बनेंगे। 9 टाइप कैसे बने, राउंड येलो जीनोटाइप के लिए थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा रुक के हम लोग जीनोटाइप देखते हैं। देखिए अब इसमें देखिए जरा, यहां जो जो येलो बनाया गया है वो सब क्या है, राउंड येलो। देखिए जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप के आपके राउंड येलो हो गए फिनोटाइप। दूसरा राउंड ग्रीन 3 हो गए, 1 2 3। फिर उसके बाद आप देखिए रिंकल्ड येलो, ये भी 3 हो गए। फिर आपका रिंकल्ड ग्रीन कितने हो गए, 1। तो फिनोटाइप कितने तरह का बना, 4। जितने येलो दिख रहे हैं तो एक तरह का फिनोटाइप, ये ग्रीन वाला दूसरे तरह का फिनोटाइप, ये तीनों तीसरे तरह का फिनोटाइप, और ये एक तीसरे तरह का चौथे तरह का फिनोटाइप। तो फिनोटाइप आपके कितने बने, फिनोटाइप बने आपके 4। अब जीनोटाइप कितने टाइप के बन रहा है, जीनोटाइप को देखिएगा। इस केस में देखिए आगे अभी हम जीनोटाइप को लिख के दिखा देंगे। टोटल वो आपके कितने टाइप के बन रहे हैं, 9 टाइप के जीनोटाइप बन रहे हैं। अब देखिएगा जरा, इसमें आपसे पूछा जाए कितने हेटेरोजाइगस राउंड येलो है। चलो इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग पुटअप करते हैं। आपसे पूछा जाए कितने टाइप के कितने ऐसा कॉम्बिनेशन है जो दोनों कॉम्बिनेशन जो है वो हेटेरोजाइगस है। देखिए जरा ये 4, ये दोनों, ये भी हेटेरोजाइगस, दोनों हेटेरोजाइगस, ये भी दोनों हेटेरोजाइगस, ये दोनों हेटेरोजाइगस। ध्यान रखेंगे आप, इस तरह से आप बनाएंगे तो ये आपके राउंड येलो है, लेकिन ये जो चारों है ये हेटेरोजाइगस दोनों है। आपसे अगर पूछा जाए कितने ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसमें एक होमोजाइगस और दूसरा हेटेरोजाइगस है, बताइए जरा। एक होमोजाइगस और दूसरा हेटेरोजाइगस, देखिए एक होमोजाइगस दूसरा हेटेरोजाइगस, ठीक, एक होमोजाइगस दूसरा हेटेरोजाइगस, ठीक है। यहां पे देखिए एक होमोजाइगस दूसरा हेटेरोजाइगस, यहाँ एक होमोजाइगस दूसरा हेटेरोजाइगस, यहाँ भी एक होमोजाइगस दूसरा हेटेरोजाइगस। टोटल कितना है, 2 3 4 5 6 तरह के है। तो यहाँ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछ दिया जाए कितने पैरेंटल टाइप के हैं, तो आपको पैरेंटल टाइप का फिनोटाइप पता होना चाहिए। तो पैरेंटल टाइप कौन था, राउंड येलो, रिंकल ग्रीन। तो राउंड येलो कितने हैं, 9, और रिंकल ग्रीन 1 है, तो टोटल 10 टाइप के आपके पैरेंटल टाइप है। तो बोले कितने तरह के नए कॉम्बिनेशन है, तो 10 पैरेंटल है तो 6 नए कॉम्बिनेशन बन गए ना। ठीक है, तो ये डिफरेंट क्वेश्चन यहां से राइज होते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे राउंड येलो को हम लोग कुछ इस तरह से ध्यान दे रहे हैं, राउंड ग्रीन कुछ ये एक ट्रायंगल बन गया, रिंकल येलो यहाँ एक ट्रायंगल बन गया, और रिंकल ग्रीन एक तरह से। एक बताइए कॉम्बिनेशन कौन रेसेसिव पेरेंट की तरह बिहेव कर रहा है, रिंकल ग्रीन।
और वो कितना है, एक ही तो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमको बच्चों यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, इसका फिनोटाइप लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन जीनोटाइप लिखने में दिक्कत होती है। तो आप पहले इसका फिनोटाइप देखिए। तो यहाँ फिनोटाइप 9:3:1 हो गया। तो राउंड येलो 9 है, राउंड ग्रीन 3 है, रिंकल्ड येलो 3 है, और रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं, 1 है। तो 9:3:3:1 है, ये आपका फिनोटाइपिक रेशियो है। ठीक है, लेकिन आपको हम एक छोटा सा बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और डाईहाइब्रिड क्रॉस में थोड़ा बस एक छोटा सा फर्क है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर को लिया गया था, जबकि डाईहाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर को एक साथ लिया गया। तो क्या हम ये बोल सकते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो कितना हुआ करता था, 1:3 हुआ करता था, और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 हुआ करता था। तो वैसे ही यहाँ डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशियो है 1:3 है। अब इसका 1:3 का 1:3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 आ जाएगा। सेम ऐसे ही अगर 1:2:2:1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो का मल्टीप्लीकेशन 1:2:2:1 से करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जीनोटिपिक रेशियो भी आ जाएगा। किसका, डाईहाइब्रिड क्रॉस का। ध्यान रखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक का रेशियो का 1:3 का 1:3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डाईहाइब्रिड क्रॉस का आपका फिनोटिपिक रेशियो आ जाएगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 1:2:1 का मल्टीप्लिकेशन 1:2:1 से करवाएंगे, ये जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो आ जाएगा। तो आप ध्यान देंगे। आइए देखते हैं हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो कैसे लिखते हैं। एक बस छोटा सा तरीका है, उसको फॉलो कर लीजिएगा, आपको डाईहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, आपको पहले ध्यान से सुनिएगा। ये सीक्वेंस याद रखना है, 1:2 4:1 1:1। ध्यान रखेंगे 1:2 4:1 1:1। अब इसको कैसे ये सीक्वेंस याद रहेगा तो आप आसानी से लिख पाएंगे। सबसे पहले आपको लिखना है कैपिटल आर 2 बार। देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो इसको ध्यान से एक बार याद रखेंगे तो ये याद हो जाएगा। कैपिटल आर को 2 बार लिखेंगे, कैपिटल आर फिर कैपिटल आर फिर उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों भी 2 बार, फिर कैपिटल आर फिर कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, फिर आपका स्मॉल आर ये 3 बार लिख देंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले कैपिटल आर 2 बार, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर 2 बार। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ है, यहां पे थोड़ी सी कॉम्बिनेशन में गड़बड़ी की गई है। यहां पे देखिए, ये कैपिटल आर है। ठीक है, कैपिटल आर ये 2 बार हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 बार हो गया, फिर कैपिटल आर के बाद कैपिटल आर स्मॉल आर रहेगा है, उसके बाद लगातार 3 बार कैपिटल आर स्मॉल आर है। ये कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद देखिए कैपिटल वाई, फिर उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर आपका स्मॉल वाई, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर लास्ट में स्मॉल वाई। इस तरह से अगर एक बार कॉम्बिनेशन लिखेंगे फिर ये 1:2 4:1 1:1 कर देंगे तो ये आपका कॉम्बिनेशन बनके तैयार हो जाएगा। तो दोनों को अलग अलग करके लिख के फिर मिलाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो है। आप इसको सिंपली, अगर ये कॉम्बिनेशन आपको दिमाग में नहीं लाना है, आप इसको डायरेक्ट याद करना चाहते हैं तो 1:2:1 को 1:2:1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कॉम्बिनेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड लॉ पे आते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट।
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या था, बेस्ड किसके पे बेस्ड था, ये मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस पे जो रिजल्ट आया था उसी बेस्ड था। क्या था, मेंडल के लॉ का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो क्या कहता है, जब मोर देन वन पेयर ऑफ कैरेक्टर एक साथ प्रेजेंट रहते हैं, क्रॉस में इन्वॉल्व होते हैं, तो जो फैक्टर होते हैं या फिर जीन होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं या सेग्रीगेट होते हैं, किसके फॉर्म में, अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर के फॉर्म में। ध्यान सुनिएगा, बोले ये कि जब एक से ज़्यादा कैरेक्टर एक साथ आपके रहते हैं, किसी इन्वॉल्व होते हैं किसी क्रॉस में, तो एक जो पेयर ऑफ कैरेक्टर हैं इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर के कंपैरिजन में। जैसे यहाँ पे दिया है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी है, यहाँ भी वही कॉम्बिनेशन है। जब इनका गैमेट बनाया जाए, कैपिटल बी एक साथ आया, कैपिटल ए स्मॉल बी एक साथ आया, ये कुछ इस तरह से आया। मतलब ये पेयर ऑफ जो कैरेक्टर थे, ये वाले जो पेयर कैरेक्टर, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हुए, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुए। ये अपना अलग गए, ये अपना अलग गए, तो ये अपना अलग जाएंगे तो अपने आप को अलग एक्सप्रेस करेंगे, और ये अपना अलग आएगा तो ये अपने आप को अलग एक्सप्रेस करेगा। ये थर्ड लॉ था मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस का। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं और मॉडिफाइड एलील और नॉन मॉडिफाइड एलील के केस को फिर से यूज़ करते हुए, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस को समझने के लिए बोले कि हर जो एवरी जीन जो होता है, हर जीन होता है वो कंटेन करता है कुछ इन्फॉर्मेशन को जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में या होमोजाइगस कंडीशन में, किसी भी फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। तो यहाँ बोल रहे हैं वही केस आ गया जब अनमॉडिफाइड एलील है, जो फंक्शनल एलील है, ठीक है, वो जनरली डोमिनेंट होता है, और मॉडिफाइड एलील जो जनरली रिसेसिव होता है। तो अनमॉडिफाइड एलील अनमॉडिफाइड के साथ जाएगा तो होमोजाइगस कंडीशन आएगा, और दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, दोनों डोमिनेंट है तो एक्सप्रेस होंगे ही डोमिनेंट। और दूसरा कंडीशन अनमॉडिफाइड एलील या डोमिनेंट एलील या मॉडिफाइड एलील दोनों साथ में जाएंगे तो अनमॉडिफाइड एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा किस फॉर्म में, हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन में। दूसरा है दोनों मॉडिफाइड एलील है, दोनों मॉडिफाइड एलील होने का मतलब हो गया दोनों रिसेसिव है, तो उस समय होमोजाइगस पेयर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जैसे यहाँ ब्राउन आई जो है ये डोमिनेंट है और ब्लू आई क्या है, रिसेसिव है। जब ये इसके साथ जाएगा तो ब्राउन आई एक्सप्रेस करेगा, ये वाला केस है हेट्रोजाइगस कंडीशन में। जब से ब्राउन आई वाले जीन ब्राउन आई वाले के साथ जाएंगे तो होमोजाइगस होंगे, तो अनमॉडिफाइड एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे होमोजाइगस कंडीशन में। लेकिन ब्लू आई ये मॉडिफाइड है और दोनों रिसेसिव है, जब दोनों ब्लू आई वाले रहेंगे तभी साथ में आके दोनों एक्सप्रेस होंगे। तो जो ब्लू आई कैसे बने हैं, ब्राउन आई में म्यूटेशन के बाद या किसी जीन में चेंज होने के बाद ब्राउन आई ब्लू आई में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, चलिए बच्चों अब देखिए बच्चों, फिर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं इसमें कि अगर मान लेते हैं कि हम कोई जीन है जो कोई इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, वो नॉर्मल एलील है उसके पास, और जो जीन है जो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करता है और वो मॉडिफाइड एलील से उसका कंपैरिजन करेंगे, तो हमारे पास वही कंडीशन आएंगे जो हम लोगों ने पहले देख लिया था। मॉडिफाइड एलील होगा वो पूरे अच्छे से एक्सप्रेस होगा, सारे एंजाइम को एक्सप्रेस करेगा, तो वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करेगा। और जो अनमॉडिफाइड एलील है, मॉडिफाइड एलील केस वाले केस में नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा तो एक्सप्रेस करेगा, मॉडिफाइड एलील हो जाएगा अनमॉडिफाइड एलील के इक्वल। और जबकि नॉन फंक्शनल या नो एंजाइम बनाने केस में मॉडिफाइड एलील अनमॉडिफाइड एलील के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों केस में एंजाइम नहीं बन रहा है, तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों ये आपका यहाँ पे हो चुका है, तो हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग इसके नॉन मेंडेलियन को पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, कि नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या होता है, इसको पढ़ेंगे और इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक हम लोगों ने मेंडलिज्म को पढ़ा था, मेंडलिज्म को समझा था, तो पार्ट थर्ड में हम लोग नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे और वो कैसे काम करता है उसको समझेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। तो थैंक यू बच्चों, थोड़ा रिवाइज कीजिए और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।